दोपहर के समय वह अपना थैला खोलता और ज्योतिष की दुकान लगाता। दर्जन भर कौड़ियों, कपड़े का चौकोर टुकड़ा जिस पर कोई रहस्यमय रेखाएं खींची थी, एक नोटबुक और ताड़पत्रों का एक किताब। उसके माथे पर बहुत सी भभूत और थोड़ा सा सिंदूर लगा होता और आंखों से एक तिरछी चमक ये देखने के लिए निकलने लगती कि ग्राहक उसकी तरफ आ रहे हैं या नहीं। लेकिन सीधे साधे लोग इसे देवी शक्ति मानकर भरोसे का अनुभव करते। उसकी आंखों की शक्ति चेहरे पर सबसे ऊपर लगी होने के कारण भी बढ़ जाती थी। ऊपर माथे पर प्रभावी तिलक और नीचे गालों तक फैली बड़ी काली मूछें, दमकती दो आंखें। किसी अल्प बुद्धि के लिए भी इस तरह सजी आंखें बड़ी कारगर सिद्ध होती। प्रभाव जमाने के लिए वह सिर पर गेरुआ रंग की पगड़ी पहनता। यह रंग उसे हमेशा सफलता प्रदान करता था। लोग उसकी तरफ इस तरह आकर्षित होते जैसे फूलों पर मक्खियाँ गिरती है। टाउन हॉल के पार्क से लगे रास्ते पर वह इमली के एक विशाल वृक्ष सवेरे से देर तक इमली के वृक्ष तक लोगों की भीड़ गुजरती रहती थी। इमली के विशाल वृक्ष की दूर दूर तक फैली टहनियों की छाया में विराजमान होता। ये ऐसी जगह थी जहाँ सवेरे देर रात तक लोगों की भीड़ गुजरती रहती। संकरी लंबी सड़क पर दोनों तरफ लोहे के सामान की दुकानें, जादूगर और सस्ते कपड़े की एक दुकान, जिसके लोग जोर जोर से चिल्लाकर हर वक्त लोगों को बुलाते रहते। इसी के बगल में इसी तरह शोर करने वाला एक मूंगफली विक्रेता, जो हर दिन अपनी चीज़ को एक नया नाम देता। किसी दिन बम्बई की आइसक्रीम, किसी दिन दिल्ली के बादाम, किसी दिन राजा की सौगात, और लोग हर वक्त उससे खरीदारी कर रहे होते। भीड़ के बहुत सारे लोग ज्योतिषी को भी घेरे रहते। वह बगल में मूंगफलियों के बड़े ढेर के ऊपर धुआं देती जलने वाली आग से निकलती हल्की रोशनी से ही अपना काम चलाता। यहाँ म्यूनसिपालिटी ने कोई रोशनी नहीं मुहैया कराई थी। दुकानों पर लगी छोटी छोटी रोशनियों से ही सबको काम चलाना पड़ता था। एक दो के पास गैस के हंडे भी थे, जिनमें से हर वक्त सह की आवाज़ निकलती रहती। कुछ दुकानों पर खंभों से रोशनी की नंगी लपट निकलती रहती। कुछ साइकिलों के छोटे छोटे लैंपों से काम चलाते और ज्योतिषी की तरह कुछ अपनी रोशनी के बिना ही दूसरों के भरोसे गुजार लेते। तरह तरह की इन बहुत सी रोशनियों से एक अलग ही मंजर बनता, जिनके बीच से चलते निकलते लोगों की छाया अपना रहस्यमय समा बांध देती। ज्योतिषी को यह माहौल इसलिए बहुत सही लगता क्योंकि जब उसने अब जिंदगी शुरू की थी तब वह ज्योतिषी तो बनना ही नहीं चाहता था। दूसरों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है ये जानना तो दूर, वह ये भी नहीं जानता था कि उसकी अपनी ज़िंदगी में अगले मिनट क्या होने वाला है। तब उसे न सितारों की कोई जानकारी थी, न उस बेचारे लोगों को न अगले मिनट क्या होने वाला है। तब उसे न सितारों की कोई जानकारी थी, न बेचारे लोगों की जो उसके ग्राहक बनते। बातें करने में वह जरूर कुशल था, जो लोगों की खूब पसंद आती थी। इसलिए अनुमान और अभ्यास में इस काम में उसने अच्छी महारत हासिल कर ली। यही नहीं, दूसरे सभी धंधों की तरह यह धंधा भी उतना ही ईमान का धंधा था और दिन भर की मेहनत के बाद वह जो भी कमाई शाम को कर ले जाता, वह ईमान की सही कमाई थी। उसने जब गांव छोड़ा तब यह नहीं सोचा था कि क्या करेगा। गांव में ही रहता तो वह सब काम करता तो पुरखे करते आए थे, यानी खेती का काम, शादी और बच्चे और पुराने घर हमेशा की तरह गुजर बसर। लेकिन यह नहीं होना था। उसे बिना किसी को बताए घर छोड़ना पड़ा और आसपास नहीं, करीब 200 मील दूर इस कस्बे में आकर सहारा लेना पड़ा था। किसी गांव वाले के लिए यह बहुत ज़्यादा दूरी थी। दोनों स्थानों के बीच समुद्र की तरह। मनुष्य की समस्या और कठिनाइयों की उसे गहराई जानकारी थी। शादी ब्याह, पैसा और आपसी संबंधों की समस्या। लंबे समय तक यह काम करके वह इसमें निपुण हो गया था। 5 मिनट में ही समझ आता असली परेशानी क्या है। एक सवाल का वह 8 आना चार्ज करता है और तब तक मुंह नहीं खोलता था जब तक दूसरा कम से कम 10 मिनट तक अपनी बात नहीं कह लेता। इससे उस 10 जवाब और सुझाव सूझ जाते। तब वह ग्राहक की हथेली देखकर कहता, तुम्हें अपने कामों का पूरा नतीजा नहीं मिल पा रहा है। तुम्हारे परिवार में कोई औरत है या कोई दूर का रिश्तेदार है जो तुम्हारी खिलाफत कर रहा है, या वह
उसके चरित्र का विध्ययन करते हुए कहता, तुम्हारी ज़्यादातर परेशानियाँ तुम्हारे अपने स्वभाव के कारण है। इसकी वजह यह है कि तुम्हारी राशि में शनि बैठा हुआ है। तुम हिम्मत वाले आदमी हो और कभी कभी तुम्हारा व्यवहार कठोर भी हो जाता है। वह यह आखिरी बात सबको एकदम सही लगती और क्योंकि बेहद कमज़ोर आदमी को भी अपने को हिम्मती सुनकर खुशी ही होगी। मूंगफली वाले ने अपनी आग बुझाई और घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ज्योतिषी के लिए ये मानो सूचना थी कि वह भी अपनी दुकान बंद करे, क्योंकि एक छोटी सी हरी रोशनी को छोड़कर जो कई दूर से आकर उसके सामने पड़ रही थी, उसके इर्द गिर्द एकदम अंधेरा ही छा जाता। उसने अपनी कौड़ियाँ बटोरी, कपड़ा और किताब समेटी और दूर से आती हरी रोशनी भी तभी बुझ गई। उसने देखा कि सामने एक आदमी खड़ा है। ये सोचकर कि यह आदमी उसका ग्राहक हो सकता है या बनाया जा सकता है, वह बोला, बहुत परेशानी दिखाई दे रहे हो। अच्छा हो, थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम करो और मुझसे बातचीत करो। आदमी जवाब में मुनमुनाया। ज्योतिषी ने बात दोहराई तो उसने अपनी हथेली उसकी नाक के आगे कर दी और बोला, बड़ी ज्योतिषी बनते हो तुम। ज्योतिषी ने चुनौती दी। महसूस करते हुए हथेली पकड़ ली और कहना शुरू किया, तुम्हारा स्वभाव कैसा है? ये सब मत बको, कोई सही बात बताओ। ज्योतिषी को कुछ ताव सा आया। बोला, एक सवाल के मैं सिर्फ 8 आने लेता हूँ और इतने में ही मैं तुम्हें कई बातें बता दूंगा। ग्राहक ने झटके से अपना हाथ खींच लिया, जेब से एक अठन्नी निकाली और उसे ज्योतिषी के सामने फेंक कर कहने लगा, मुझे ज़रूरी सवाल पूछना। अगर मुझे लगा कि तुम धोखेबाजी कर रहे हो तो ब्याज समेत अपनी अठन्नी वापस ले लूँगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे जवाब तुम्हें ठीक लगे तो मुझे 5 रुपये दोगे? नहीं दूंगा। तब भी मुझे अठन्नी ही दोगे? चलो दूंगा, लेकिन गलत होने पर तुम्हें मुझे दुगुना देना पड़ेगा। थोड़ी देर भाव ताव के बाद बात मान ली। ज्योतिषी ने ऊपर वाले से प्रार्थना की और ग्राहक ने बीड़ी जलाई दिया। सलाई की रोशनी में ज्योतिषी को उसका चेहरा दिख गया। एक क्षण के लिए वो चुप हो गया। गाड़ियाँ सड़क पर हॉर्न बजाती चली जा रही थी। इसके तांगे खटखट करते आगे बढ़ रहे थे। पार्क में फैल रहे अंधेरे में लोगों का शोर मच रहा था। ग्राहक आराम से जमीन पर जमकर बैठ गया और बीड़ी से धुआं निकालने लगा। ज्योतिषी ने उसकी ओर देखा और अठन्नी वापस देकर फेंकने का कहने लगा, रहने दो, मैं तुम्हें जैसे लोगों को दूर से दूर रहता हूँ। अब मुझे देर भी हो रही है। वह अपना सामान बांध लगा। ग्राहक ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें रास्ते से गुजर रहा था, तुमने ही पकड़ लिया। ज्योतिषी उसकी पकड़ में कांपने लगा और जैसे बेहोश ही हो जाएगा। आज छोड़ दो मुझे, कल मैं तुमसे बात करूंगा। ग्राहक ने हथेली इसकी नाक के आगे की और बोला, तुम चुनौती है, अभी बताओ। हार कर ज्योतिषी ने कहना शुरू किया, कोई औरत है? ये सब बकवास नहीं चलेगी। बताओ, मैं अपनी खोज में सफल होऊंगा या नहीं? ठीक है, बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सब पैसे छीन लूँगा। ज्योतिषी ने मन ही मन ऊपर वाले को पुकारा और कहने लगा, ठीक है, सब बताऊंगा, लेकिन अगर मैंने सब बातें सही बताई तो तुम मुझे पूरे 5 रुपये दोगे? हाँ तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। चलो दूंगा, अब बको। ज्योतिषी ने कहा, तुम्हें मरा समझकर छोड़ दिया गया था, बोलो ठीक है? अरे हाँ ठीक है, और बताओ, तुम्हारे भीतर चाकू घुसेड़ दिया गया था? अरे वाह, ये भी सही है। ग्राहक बहुत प्रभावित हुआ और कमीज उतारकर चाकू का घाव दिखाने लगा। इसके बाद तुम्हें खेत के बगल में बने एक कुएं में फेंक दिया गया था। मारने वाले ने सोचा कि तुम मर चुके हो। अगर एक राहगीर कुएं में झांककर नहीं देखता तो मैं सचमुच मर जाता। ग्राहक जैसे ही उसका मुरीद हो गया बोला, अब यह भी बताओ कि वह आदमी मुझे कब मिलेगा? यह कहते हुए उसने ज्योतिषी के पैर पकड़ लिए। वह तो तुम्हें अब परलोक में ही मिलेगा। 4 माह पहले एक दूर के गांव में उसकी मौत हो चुकी है। अब तुम उससे कभी नहीं देख सकोगी। यह सुनकर ग्राहक रोने को आया और ज्योतिषी ने फिर कहा, गुरु नायक, तुम मेरा नाम भी जानते हो? ग्राहक दंग रह गया था। मैं तो सब कुछ जानता हूँ, क्या नहीं जानता मैं गुरु नायक? मैं जो कहता हूँ इसे ध्यान से सुनो। तुम्हारा घर यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है। उत्तर की तरफ पहली गाड़ी पकड़कर वापस लौट जाओ। अगर तुम घर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एक और भयंकर खतरा देख रहा हूँ। यह कहकर उसने जरा सी राख उठाई और ग्राहक को देते हुए कहा कि इसे माथे पर मल लो और घर लौट जाओ। दक्षिण दिशा तुम्हारे लिए खतरनाक है, इधर कभी मत आना। ऐसा करोगे तो 100 साल की उम्र पाओगे, नहीं तो। ग्राहक को सोचते हुए बोला, अब मैं घर से बाहर क्यों निकलूँगा? मैं तो उसी को
ढूंढने और बदला लेने कभी कभी निकलता था, लेकिन अब तो कुछ होने वाला नहीं। वह मेरे हाथों से बच निकला। अब मैं यही चाहता हूँ कि उसकी मौत भी भयंकर हुई हो। हाँ, तुम्हारा सोचना ठीक है, ज्योतिषी ने धीरे से कहा। वह लारी से कुचल कर मरा। यह सुनकर ग्राहक को संतोष हुआ। ज्योतिषी ने अपना बस्ता संभाला। सब लोग जा चुके थे, सब रोशनियाँ बुझ चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छा गया। सब शांत हो गया था। ग्राहक भी ज्योतिषी को भी जो भी पैसे उसके पास थे थमाकर वापस जा चुका था। ज्योतिषी घर पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी। पत्नी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। पूछने लगी, इतनी देर की हो गई? उसने सब सिक्के उसे थमा दिए और कहा, इन्हें गिन लो। एक ही आदमी दे गया। 3, 4, 4.5 रुपये। 3, 4, 4.5 रुपये गिनते हुए पत्नी बोलती रही। बस वह बहुत खुश थी। कल मैं गुड़ और नारियल खरीदूंगी। बेटा कई दिनों से मिठाई की जिद कर रहा है। मैं उसके लिए कुछ बढ़िया चीज़ बनाऊंगी। सुअर मुझे ठग ले गया। उसने तो 5 रुपये देने को कहा था, ज्योतिषी कह रहा था। ज्योतिनी ने परेशान होकर पूछा, क्या बात है? कुछ लफड़ा हो गया क्या? अरे कुछ नहीं, छोड़ो। खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर वह कहने लगा, आज मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। इतने दिनों तक मैं डरता था कि एक आदमी का खून मेरे हाथों लगा है, इसलिए मैं घर छोड़कर भागा था और तुमसे शादी करके यहाँ रहने लगा। वह आदमी जिंदा है। चौकर पत्नी ने कहा, तुमने किसी का खून किया था? हाँ, गांव की बात है। जब मैं जवान था बेवकूफ़ी भी। हमने शराब पी और जुआ खेला और एक दिन खूब लड़े। अब ये सोचने की क्या ज़रूरत है, अब सो जाए। यह कहकर उसने अपने पैर फैलाए और सोने की कोशिश करने लगा। मालगुडी डेज, एक रुकी हुई चिट्ठी। डाकिया थानापा विनायक मुदाली स्ट्रीट और उसकी 4 गलियों में चिट्ठियाँ बांटने का काम करता था, लेकिन इतने काम में ही उसे 6 घंटे लगते और इसके बाद मार्केट रोड स्थित मुख्य डाक खाने में वह हिसाब देने वापस लौट जाता था। वह किसी को डाक वगैरह बांटता, उन सब के घर साथ मिलकर बातचीत करता था। कबीर स्ट्रीट के 13 नंबर मकान में जो आदमी रहता था, वह अक्सर आधे रास्ते तक आकर पूछता था कि क्या मेरी कोई चिट्ठी है? थानापा उससे तब से देखता आ रहा था जब यह युवक था और घर के बाहर सड़क के किनारे बनी पटरी पर अब भी जब उसके बाल सफ़ेद हो चले थे, वह वर्ग पहली भरकर भेजने से मिलने वाले पुरस्कार की प्रतीक्षा में आज भी उसका इंतज़ार करता रहता था। अभी इनाम नहीं है, यह डाकिया रोज़ यही कहता, लेकिन निराश मत होना, कभी न कभी ज़रूर आएगा। किसी दूसरे से वह कहता, इस बार तुम्हारा पैसा आने में देर हो रही लगती है। हैदराबाद से तुम्हारे बेटे की चिट्ठी मैडम जी फिर आई है। अब उसके कितने बच्चे हैं मुझे नहीं पता था कि तुमने मद्रास में इस जॉब के लिए अर्जी भेजी है। बता देते तो अच्छा होता। खैर, मैं जब तुम्हारा नियुक्ति पत्र लाऊंगा तब तुमसे नारियल की खीर लेकर ज़रूर खाऊंगा। इस तरह बातें करता वह धीरे धीरे आगे बढ़ता। कई आधा घंटा भी ठहरता। खास तौर पर जब किसी का मनी ऑर्डर आता तो उसके पास जमकर बैठ जाता और यह रुपया किस काम में खर्च किया जाएगा ये सब जाने बिना न उठता। मौसम ज़्यादा गर्म होता तो किसी के भी यहाँ छाछ का गिलास पीने रुक जाता और आराम से खा पी कर ही उठता। मोहल्ले के सब लोग उसे चाहते थे, क्योंकि वह सबकी आशाओं, आकांक्षाओं और क्रियाकलापों का भागीदार बन चुका था। इन सब संबंधों में वह सबसे ज़्यादा घनिष्ठ 10 नंबर विनायक मुदाली स्ट्रीट के रामानुजम के साथ हो गया था। वे रेवेन्यू डिवीज़न ऑफिस में क्लर्क थे और एक पीढ़ी से थानापा इस पते पर चिट्ठियाँ पहुँचाता रहा था। बहुत साल पहले रामानुजम से उसका परिचय हुआ था। उसकी पत्नी गांव में गई हुई थी और रामानुजम के लिए उसका पत्र आया था। थानापा ने मुहर लगाते वक्त यह कार्ड देखा था। वो बांटने के लिए रवाना होते समय सबसे पहले इसी पते पर पहुँचे, जबकि इसके पहले 150 खत से बांटने थे। वह सीधा रामानुजम के घर पहुँचा और दरवाज़ा खटखटाकर जोर से आवाज़ लगाई। पोस्टमैन रामानुजम ने दरवाज़ा खोला तो बोला, चिट्ठी में बाद में दूंगा, पहले मिठाई खिलाइए। आप पिता बन गए हैं। सालों की प्रार्थना पूजा के बाद लड़की हुई। लड़कियाँ कामाक्षी, कितना सुंदर नाम रखा है। वर्षों बाद लंबी शर्मीली से लड़की कामाक्षी से वह कह रहा था, बेटी अपने फ़ोटो तैयार रखना, शर्माओ मत। तुम्हारे बाबा की चिट्ठी आई है, तुम्हारा फ़ोटो मांगा है। इसकी ज़रूरत इसलिए होगी
पड़ी होगी, क्योंकि फिर रामानुजन को चिट्ठी पकड़ाते हुए उसने कहा, अब पिताजी अक्सर चिट्ठी लिखते हैं, ठीक है न अब। और तब तक वह वही रुका रहा जब तक चिट्ठी का पूरा मजमून नहीं जान लिया। चिट्ठी पढ़कर रामानुजन कुछ परेशान नजर आए और डाकिया पूछने लगा, खबर तो अच्छी है न? फिर बरामदे में लगे खंभे का सहारा लेकर खड़ा हो गया। थैला नीचे रख दिया। रामानुजन कहने लगे, मेरे ससुर जी सोचते हैं कि बेटी के लिए दूल्हे की तलाश में मैं पीछे पड़ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने खुद को एक जगह दो जगह कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। वे सोचते हैं कि मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा। बुजुर्ग लोग जरा ज़्यादा ही चिंता करते हैं, डाकिया ने कहा। इस पर रामानुजन ने बताया, बात यह है कि उन्होंने लड़की की शादी के लिए 10,000 रुपये रख छोड़ा है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द पति ढूंढ लिया जाए, लेकिन पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। डाकिया ने हाँ में हाँ मिलाई। कहा, आप ठीक कहते हैं, जब तक वक्त नहीं आता कुछ नहीं किया जा सकता। महीनों तक डाकिया चिट्ठियाँ पहुँचाता रहा और खबर का इंतज़ार करता रहा। वही पुरानी खबर है, तनप्पा कुंडलियाँ नहीं मिल पा रही, उनकी मांग बहुत ज़्यादा है, उन्हें लड़की पसंद नहीं आ रही, लड़की तो राजकुमारी लगती है मुझे, तो ये लोग अंधे लगते। तनप्पा गुस्से से कहता है, दादी के दिन ख़त्म हो जाएंगे, 3 ही मुहूर्त बचे हैं, आखिर मुहूर्त 20 मई का है, लड़की बहुत जल्द 17 बरस की हो जाएगी। बाबा की चिट्ठियाँ तीखी होती जा रही थी। रामानुजन ने सब कोशिशें कर ली थी और सब में मेरा सा हाथ लगी थी। वह असहाय लग रहे थे। बोले, तनप्पा लगता है मेरे लिए कहीं भी कोई दामाद नहीं है, ऐसी अशुभ बात मत कीजिए। डाकिया ने धीरज बंधाते हुए कहा, ईश्वर अब सब कुछ जरूर करेगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद ये कहने लगा, एक लड़का है दिल्ली में, 2,000 रुपये कमाता है, टेपिल स्ट्रीट के माकुंदा की उस पर नज़र थी। माकुंदा और आपकी जाति भी शायद एक ही है। हाँ, वह कई महीने तक बात चला रहे हैं। 100 के करीब चिट्ठियाँ आई गई होंगी, लेकिन मुझे निश्चित पता है कि बात टूट चुकी है। कुछ पैसे पर मामला अटक गया। उन्होंने पोस्ट कार्ड पर अपनी आखिरी मांग रखी दी है, जिससे ये लोग बहुत गुस्सा है। ये पोस्ट कार्ड ही अपमान के हथियार बन गए हैं। अब तो बहुत सी जरूरी बातें भी पिक्चर पोस्ट कार्डों पर लिखकर भेज दी जाती है। 2 साल पहले जब राजप्पा अमेरिका गया था, तब वह अपने बेटों को हर हफ्ते पिक्चर पोस्ट कार्डों पर ही चिट्ठियाँ भेजता रहता था। इसके बाद वह कहने लगा, मैं माकुंदा से लड़के की कुंडली मांग लाऊंगा, देखते हैं। और दूसरे दिन वह कुंडली लेकर आ भी गया। बोला, लड़के के माँ बाप भी दिल्ली में ही है और आप उन्हें तुरंत लिख दीजिए, अब वक्त बेकार करना ठीक नहीं है। रामानुजन के परिवार में आशा की किरण चमक उठी। मुझे अभी 100 चिट्ठियाँ बांटनी है, लेकिन इस पर दिल्ली की मुहर देखकर मैं पहले यही चलाया खोली और बताइए क्या लिखा है। वह उत्सुकता से काँप रहा था। कितनी जल्दी जवाब दिया है, तो उन्हें फोटो पसंद आ गया, किससे नहीं आएगा। एक दिन वह कहने लगा, रोज़ एक खत आ रहा है, सोचता हूँ कामाक्षी की शादी होने तक छुट्टी ले लूँ। तुम तो यूँ कह रहे हो मानो शादी कभी होनी, अभी पता नहीं कितनी मुश्किलें आएंगी। फ़ोटो पसंद आना ही तो सब कुछ नहीं होता। परिवार के लोग एक गंभीर समस्या से उलझ रहे थे। रामानुजन लड़की को लेकर क्या मद्रास जाए? यहाँ लड़के के माँ बाप 1 दिन के लिए यहाँ आ जाएंगे, इस बात पर ज़बरदस्त मतभेद था। रामानुजन, उसकी माँ और पत्नी किसी के इस पर निश्चित विचार नहीं थे, लेकिन सभी एक दूसरे का ज़बरदस्त विरोध कर रहे थे। अगर हम लड़की को इस तरह दिखाते फिरेंगे तो शहर के सब लोग हम पर हंसेंगे, पत्नी जोर देकर कह रही थी। कैसे अजीब ख्याल है, अगर हम इन पुराने ख्यालों पर डटे रहेंगे तो ज़िंदगी भर दामाद की सूरत देखने को नहीं मिलेगी। ज़रूरत पड़े तो हमें लड़की दिल्ली में जाकर भी दिखा देनी चाहिए। पति ने चिल्लाकर कहा, ठीक है, तो जो तुम्हारी मर्जी ही करो, फिर मुझसे राय लेने की ज़रूरत ही क्या है? पत्नी ने चिढ़कर जवाब ठोका। गुस्से की गर्मा गर्मी में कोई फैसला होता नजर नहीं आ रहा था।
शाम को डाके सब काम निपटा कर यहाँ आ जाता और सोचविचार में शामिल होता। वह बोला, छोटा मुँह बड़ी बात, मैं आपके लिए तीसरा आदमी हूँ, लेकिन मेरा कहना यही उचित है कि फ़ौरन गाड़ी पकड़ के मद्रास चले जाइए। जो बात साल भर की चिट्ठी पत्री से नहीं बनती वह सामने बैठकर घंटे भर में तय हो जाती है, उसकी बात मान ली जाती है। फिर कुछ महीने बाद आपके लिए मैडम जी मद्रास से यह चिट्ठी आई है, आपके पति की लगती है, क्या खबर भेजी है? उन्होंने पत्र हाथ में पकड़ते हुए थाना पर कहा। फिर बोला, मेरे पास कुछ रजिस्ट्री चिट्ठियाँ है जो देनी है, मैं उन्हें बांट कर आता हूँ। लौटकर उसने पूछा, दोनों मिले लिए क्या? हाँ, कामाक्षी के पिता ने लिखा है कि वे कामाक्षी को देख चुके हैं और उनकी बातचीत से लगता है कि कामाक्षी उन्हें पसंद आ गई है। बढ़िया खबर है यह, मैं अभी जाकर विनायक मंदिर में नारियल चढ़ाता हूँ। लेकिन रामानुजन की पत्नी यह आधी खुश और आधी परेशान लग रही थी। उसने कहने लगी, एक कठिनाई और है। हम चाहते थे कि शादी अगले महीने जो ज़्यादा शुभ है, जितनी जल्दी सब इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उनका कहना है कि शादी करनी है तो 20 मई से पहले ही होनी चाहिए, नहीं तो 3 साल तक शादी नहीं हो सकेगी। लड़का किसी ट्रेनिंग के लिए बाहर चला जाएगा। कुछ दिन बाद डाके ने इंश्योरेंस का लिफाफा रामानुजन को थमाते हुए कहा, बाबा अपनी बात के पक्के निकले, उन्होंने पूरी रकम भेज दी है, अब आपको पैसे की कमी नहीं होगी, इंतजाम में लोग जाइए। मुझे खुशी है उन्होंने भी रिश्ता पसंद कर लिया है, क्योंकि पैसे से ज़्यादा उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है उन्होंने अपना आशीर्वाद भी इस खत में भेजा है। हाँ भेजा है, मेरे ससुर भी इसी रिश्ते से बहुत खुश है, रामानुजम ने जवाब दिया। मालगुडी कस्बे में 10,000 रुपये की शादी काफ़ी बड़ी बात थी। रामानुजम परेशान थे कि इतने कम समय में सब इंतजाम कैसे किया जा सकेगा, क्योंकि मदद करने वाला कोई भी नहीं था। थानापा ने काम के बाद बचा हुआ सारा समय उनकी सहायता करने में लगा दिया। समय बचाने के लिए दूसरे घरों में बातचीत करना भी उसने एकदम ख़त्म कर दिया। वह ख़त्म देते समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, बस खिड़की दरवाजे से भीतर चिट्ठी फेंक कर और एक आवाज़ चिट्ठी लगाकर आगे बढ़ जाता। अगर कोई इसे रोककर पूछता, क्या बात है, इतनी जल्दी में क्यों, तो वह ये कहकर आगे बढ़ जाता, अब मुझे 20 मिनट तक बात न करने की सुविधा चाहिए, इसके बाद आप जितनी चाहेंगे बात करूँगा, आपके घर में ही डेरा डाल दूँगा। रामानुजम भी भारी तनाव में थे। जैसे जैसे शादी का दिन पास आता रहा था, चिंता से उनकी कैंपकपी बढ़ जाती थी। सब ठीक ठाक निपट जाना चाहिए, कोई मुश्किल न खड़ी हो जाए। वे बार बार कहते थे, चिंता मत कीजिए, आप ईश्वर की कृपा से सब काम खुशी खुशी पूरा हो जाएगा। वे जितना पैसे चाहते थे आपने ही दिया है, भेंट उपहार भी पकड़ा दिए हैं, अच्छे लोग हैं। बात ये नहीं, ये आखिरी मुहूर्त है, अगर कुछ संकट खड़ा हो गया तो लड़का 3 साल के लिए बाहर चला जाएगा, फिर हमें से कोई भी 3 साल तक इंतजार नहीं करेगा। शादी के दिन मुहूर्त के 4 घंटे बाद की बात है। शादी हो चुकी थी और घर में शांति छा गई थी। दिल्ली से आया दूल्हा पंडाल में कुर्सी पर आराम से बैठा था। चंदन और फूलों की खुशबू वातावरण फैली थी। हवन के घी और सामग्री की धुआं आसमान में तैर रहा था। लोग दूल्हे के इर्द गिर्द बातें कर रहे थे। तभी थैली से चिट्ठियाँ भरा थाना पर फाटक पर आ खड़ा हुआ। कई लड़के उसे देखते ही दौड़कर उसके पास पहुंच गए और बोले, किस किस की चिट्ठी लाई? उसने कहा, जिसकी चिट्ठियाँ है उनको मैं अभी दे देता हूँ। वह दूल्हे के पास पहुंचा और बहुत सी पत्रों का एक थैला बड़ी जैसे उसे दिया। इसमें अनेक लोगों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद है आपके लिए, इन सब के साथ मेरी अपनी शुभकामनाएं भी है। ये कहते हुए डाकिया बहुत खुश से साथ ही गंभीर नजर आ रहा था। दूल्हे ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया तो डाकिया फिर कहने लगा, हम सबको इस बात का गर्व है कि आप जैसे शानदार दामाद इस घर को मिला। मैं बेटी कामाक्षी की तब से जानता हूँ जब वह 1 दिन की थी, और तभी से मैं जानता हूँ कि उससे बहुत अच्छा पति प्राप्त होगा। इसके बाद उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और दूसरों की चिट्ठियाँ उन्होंने देने और भोजन भंडार में कुछ खाने पीने के घर के भीतर चला गया। 10 दिन बाद
उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया और कामाक्षी को बुलाकर उसका पहला पत्र उसे सौंपा। अरे इसमें तो खुशबू आ रही है। मुझे ये खुशबू तभी आने लगी थी जब 3 स्टेशन पहले ये डाक के डिब्बे में यहाँ आ रहा था। मैंने इसे सैकड़ों खत पहुँचाए। अब मेरी बात सुनो। तुम्हें अपना 10वां खत लिखने के बाद वह तुम्हें आदेश देगा कि सामान बांधो और उसके पास पहुँच जाओ। तब तुम्हारे 2 पंख उड़ आएंगे और उस दिन तुम उड़कर उसके पास पहुँच जाओगी। इस सड़क और थाना पार्क सभी को बोलकर, है न? सही बात, यही बात। कामाक्षी शर्म से लाल होती इसके हाथ से पत्र लेकर पढ़ने के लिए घर के भीतर घुस गई। डाकिया बोला, मेरा ख्याल है कि खत में क्या लिखा है ये जानने के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक छोटी छुट्टी के दिन जब उसे विश्वास था कि रामानुजम घर पर ही मिलेंगे, वह जा पहुँचा और उन्हें एक कार्ड पकड़ा दिया। कार्ड देखते ही रामानुजम बोले, बुरी खबर लगती है थानापा। मेरे चाचा पिता के भाई सलेम में बहुत बीमार है और वे चाहते हैं कि मैं तुरंत पहुंच जाऊं। एक तार भी है। तार पढ़कर रामानुजम बोले, अरे वे तो गुजर भी गए। और ये कहकर बाहर पत्थर पर ही बैठ गए, मान जान ही निकल गई हो। थानापा बहुत दुखी लग रहा था। कुछ देर बाद रामानुजम संभले और खड़े हुए और घर में भीतर जाने लगे। थानापा ने कहा, 1 मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। मुझे माफ़ी मांगनी है। इस कार्ड की तारीख देखिए, 19 मई, यानी करीब 15 दिन पहले का ये है। ये जी हाँ, और तार भी इसी के दूसरे दिन ही आ गया था, यानी शादी के ही दिन। मुझे बड़ा दुख है वाह, लेकिन जो होना था सो हो गया। मैंने अपने से ये कहा और दोनों को अपने ही पास रख लिया, कहीं इनमें इनसे शादी ही न रुक जाए। रामानुजम ने डाकिये को घूर कर देखा और बोले, यह खबर तब मिलती तब मैं शादी को जरूर रोक देता। डाकिया सिर झुकाए खड़ा था। कुछ देर बाद धीरे से बोला, आप चाहे तो मेरी शिकायत कर सकते हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी, ये गंभीर अपराध है। ये कहकर वह सीढ़ियों से उतरा और खत बांटने सड़क की ओर चला। रामानुजम कुछ देर से देखते रहे, फिर चिल्लाकर बोले, रुकना। थानापा ने घूमकर देखा। रामानुजम कह रहे थे, मत सोचना कि मैं तुम्हारे शिकायत करूँगा। मुझे इस बात का अफसोस है कि तुमने ऐसा किया। मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ। ये कहता हूँ वह डाकिया अगले मोड़ से गली के भीतर चला गया। डॉक्टर के शब्द। हाँ, डॉक्टर रमन के पास मरीज बीमारी के आखिरी दिनों में ही आते थे। वे अक्सर चिल्लाते थे, तुम 1 दिन पहले क्यों नहीं आ सकते थे? इसका कारण भी साफ था, डॉक्टर की बड़ी फीस। और इसमें भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि कोई यह नहीं मानना चाहता कि आखिरी समय आ गया है, डॉक्टर रमन के पास जाना चाहिए। आखिरी समय और डॉक्टर रमन जैसे एक दूसरे से मिलजुल गए थे, इस कारण वे इनसे डरने भी लगे थे। इस तरह जब यह था, अब कोई हिला वाली या चालबाजी काम नहीं आती थी। बहुत समय से डॉक्टरी करने के कारण उनमें एक दुरुस्त स्पष्टवादिता भी आ गई थी। इस कारण उनकी राय की कद्र भी की जाती थी। अब वे राय देने वाले डॉक्टर मात्र न रहकर फैसला सुनाने वाले जज बन गए थे। उनके शब्दों पर मरीज की जिंदगी निर्भर रहने लगी थी। लेकिन डॉक्टर साहब इससे सबसे परेशान नहीं होते थे। वे नहीं मानते थे कि मिट्टी से बोलकर ज़िंदगी बचाई जा सकती है। वे नहीं सोचते थे कि झूठ बोलकर दिलासा देना उनका कर्तव्य है, जबकि प्रकृति कुछ ही घंटों में फैसला सुना देगी। लेकिन जब भी उन्हें उम्मीद की कोई भी जरा सी भी किरण नजर आती तो वे कमर कसकर मैदान में उतर पड़ते और चाहे जितनी घंटे या दिन भी लग जाए, वे सब भूलकर मरीज को यमराज के पंजे छुड़ा लाने का प्रयत्न में लग जाते। आज एक मरीज के सिरहाने खड़े उन्हें खुद को दिलासा देने वाले ऐसे लोगों की ज़रूरत महसूस हो रही थी, जो झूठ बोलकर भी उन्हें घाटा सुना सके। रुमाल निकाल कर उन्होंने माथे से पसीना पोंछा और मरीज के पास चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। बिस्तर पर उनका जिगरी दोस्त गोपाल ढाल पड़ा था। उनकी दोस्ती 40 साल पुरानी थी, जो किंडरगार्टन स्कूल से शुरू हुई थी। अब परिवार और काम धंधे की बातों को लेकर उनका मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया था, पर प्यार में कमी नहीं आई थी। इतवार के दिन
शाम को अक्सर गोपाल उनके पास पहुंचता जाता और अस्पताल के कोने में चुपचाप बैठा प्रतीक्षा करता रहता। डॉक्टर साहब कब खाली होते हैं। फिर दोनों साथ खाना खाते, फिल्म भी देखते और देश दुनिया की जरूरी बातें करते। यह उनकी स्थायी मित्रता थी और इसमें वक्त और हालात का कोई असर नहीं पड़ा था। अपनी व्यस्तता के कारण डॉक्टर अम्मा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि गोपाल पिछले 3 महीने से उनसे मिलने नहीं आया है। एक दिन सुबह जब उन्होंने मरीज से भरे अस्पताल की एक बेंच पर उसके बेटे का इंतजार करते देखा तब उन्हें याद आया। फिर भी वे घंटे भर तक उससे बात करने का वक्त नहीं निकाल सके। इसके बाद जब वे ऑपरेशन रूम जानने के लिए खड़े थे तो उसके पास जाकर बोले, क्यों आए हो बेटा? लड़का झेपता हुआ धीरे से बोला, माँ ने भेजा है। बात किया, पापा बीमार है, आज ऑपरेशन करने का दिन था और 3 बजे तक वे फुर्सत नहीं पास हुई। इसके बाद वे तुरंत एक्सटेंशन में स्थित मित्र के घर के लिए चल पड़े। गोपाल बिस्तर पर बड़ा सो रहा था। डॉक्टर साहब उसके सिरहाने जा खड़े हुए और पत्नी से पूछा, ये कब से बीमार है? 1.5 महीना हो गया। डॉक्टर, कितना इलाज चल रहा है? किससे इलाज चल रहा है? एक पड़ोसी डॉक्टर का हर तीसरे दिन आते और दवा देते हैं। नाम क्या उसका? यह नाम उन्होंने कभी नहीं सुना था। बोले, इसे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तो बताना था। तुमने खुद को क्यों खबर नहीं की? हमने सोचा आप ये तंगे और फिर तुम्हें आपको परेशान करना होगा। बच्ची ने बड़ी नैनीता सिखा हुआ है, काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। डॉक्टर समझ गया अब गंवाने लायक वक्त नहीं बचा है। उन्होंने कोट उतारा और बक्सा खोला। इंजेक्शन की कभी खिड़की खोलते पानी में रख दी। पत्नी ने इंजेक्शन देखकर और बढ़िया बना दी। और साहब ने सवाल मत करो, डॉक्टर ने जोर से कहा। उन्होंने बच्चे पर नजर डाली जो खोलते पानी में खिड़की को उछालते देख रहे थे। बोले, बड़े लड़के को ही रहने दो, ऑपरेशन कुर्सी और दवाएं दे दो। मरीज के बाद में इंजेक्शन लगाकर कुर्सी पर बैठ गए और घंटे भर से देखते रहे। मरीज शांत पड़ा था। डॉक्टर के चेहरे पर पसीना निकल गया और थकान से आंखें मूंदने लगी। मरीज की कोने में बड़ी खड़ी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। फिर धीरे से बोली, आपके लिए कॉफी बनाऊं? नहीं, हालांकि इससे वे बेहाल हो उठे थे। उन्होंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। थोड़ी देर बाद वे उठे और बोले, मैं बहुत जल्दी लौट आऊँगा। उन्होंने हिम्मत छेड़ना थैला उठाया और बाहर खड़ी कार में जा बैठे। 15 मिनट में वे वापस आ गए। साथ में एक नर्स और सहायक भी थे। पत्नी से बोले, मैं एक ऑपरेशन करूँगा। क्यों, क्या हुआ? दोबारा मुझे बाद में बताऊँगा, अभी अपने लड़के को यहाँ छोड़ दो और पड़ोसी के घर चली जाओ और जब तक मैं बुलाऊँ नहीं वापस मत आना। पड़े बेहोश होकर जमीन पर गिरने को हुई, लेकिन नर्स ने उसे संभाल लिया और बाहर जाने में मदद की। रात को करीब 8 बजे मरीज यहाँ की बोली और बिस्तर पर धीरे से हिला। सहायक बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि ये जरूर ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने भावुक आंखों से उसे देखा और धीरे से कहा, इसे ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके दिल का क्या होगा? नाड़ी में तो सुधार हुआ है, ठीक है, लेकिन इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में शुरू में हल्का सुधार दिखाई देता है, लेकिन वह टिकता नहीं है, वह झूठ साबित होता है। फिर थोड़ी देर सोचते रहकर बोले, अगर नाड़ी सवेरे 8 बजे तक चलती रहती है तो ये अगले 40 वर्ष तक चलती रहेगी, लेकिन मुझे शक है कि रात को 2 बजे के बाद भी यह इस तरह चलती रहेगी। इसके बाद उन्होंने फाइल को वापस दे दी और मरीज के पास बैठ गए। 11 बजे के करीब मरीज ने फिर आँखें खोली और डॉक्टर की ओर देखकर मुस्कुराया। उसमें हल्का सुधार हुआ था और उसने कुछ खाना भी खाया। घर में चैन और खुशी की लहर दौड़ गई। सब डॉक्टर के पास आ खड़े हुए और कृतज्ञता प्रकट करने लगे, लेकिन वे चुप बैठे मरीज की ओर देखे रहे। लगा था कि किसी की बात सुन नहीं रहे। पत्नी पूछने लगी, अब ये खतरे से बाहर है? बिना सर घुमाए उन्होंने कहा, इन्हें 40 मिनट बाद ग्लूकोज और ब्रांडी देती रही। 2 चम्मच काफ़ी होगी। पत्नी रसोई घर में चली गई और वह बेचैन हो रही थी। वह चाहती थी कि जो कुछ भी सच्चाई हो, अच्छी या बुरी, उससे पता चल जाए। डॉक्टर साहब मुझे स्पष्ट क्यों नहीं बता रहे?
दरवाज़ा बाहर से बंद कर कुंडी चढ़ा दी, जिससे आवाज़ बाहर निकलने शुरू हुई। वे फिर कुर्सी पर आकर बैठे तो मरीज ने पूछा, क्या आवाज़ थी? कोई रो रहा था क्या? डॉक्टर ने कहा, तुम अपने जोर पर जोर मत डालो, अब बात मत करो, सोने की कोशिश करो। रोहित ने पूछा, क्या? मैं जा रहा हूँ, मुझे छिपाओ मत। डॉक्टर ने स्पष्ट सी धमकी दी और कुर्सी पर बैठे थे। उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई थी। पिछला पल होते ही उनके सपा में नहीं थी। इसी कारण लोग उनके शब्दों को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने मरीज की तरफ एक नज़र डाली, उसने इशारे से उन्हें पास बुलाया और अंग्रेज कहने लगा, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कितनी दिन जीऊँगा। मुझे वसीयत पर दस्तखत करना है, बस ध्यान रखिए। पत्नी से कहो उसे उठा लाए, तुम गवाह के दस्तखत कर देना। डॉक्टर बोला, इस वक्त अपने पर दबाव मत डालो, शांत रहने की कोशिश करो। लेकिन ये कहते हुए वह स्वयं को मूर्ख महसूस कर रहे थे। सोचने लगे, कितना अच्छा हो मैं इससे सब से बचकर किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां मुझे कोई सवाल न पूछे जा सके। मरीज ने अपने कमजोर हाथों से डॉक्टर की कलाई फिर से पकड़ ली और जोर देकर कहने लगा, राम, ये मेरा सौभाग्य है कि इस वक्त तुम यहाँ मेरे पास हो। मैं तुम्हारे शब्दों पर विश्वास कर सकता हूँ। मैं जायदाद का मामला सुलझा कर जाना चाहता हूँ, नहीं तो मेरे बाद पत्नी और बच्चों की बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें सूबिया और उसके लोगों की जानकारी है। वक्त रहते मुझे दस्तखत कर लेने दो। बताओ। ठीक है, लेकिन जरा ठहरो, डॉक्टर ने उत्तर दिया। और फिर वे उठे और बाहर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। सोचने लगे, घड़ी देखी, आधी रात हो चुकी थी। वसीयत पर दस्तखत होने तो 2 घंटे में हो जाना चाहिए, नहीं तो वे संपत्ति के बारे में जिम्मेदार नहीं होना चाहते थे। घर की समस्याओं का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था और सूबिया तथा उसके लोगों का भी उन्हें सही जानकारी थी। लेकिन इस वक्त वे क्या कर सकते? अगर वे किसी उधर से कहीं सुविधा उसे दे देते तो यह उसकी मौत का बहाना भी हो सकता था, जो कि इसके कारण जीवित रहने की कोशिश खत्म हो जाएगी। वे गाड़ी से निकले और घर की ओर चल पड़े। फिर कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मरीज बराबर उनकी ओर देखते जा रहा था। उससे कहा, अगर मेरे सब कैसे बचा सकते हैं तो इसे मरना नहीं चाहिए। वसीयत की कोई पुष्टि की जरूरत है। वे बोले, सुनो गोपाल, यह पहली दफ़ा वे अपनी मरीज के सामने नाटक करने जा रहे थे। झूठ बोलकर जीवन जीने की उसकी इच्छा जगाने के जरा ज़्यादा जोर देकर बोले, तुम वसीयत की चिंता मत करो, पूरी होगी। तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है, ये सुनने की। मरीज के चेहरे पर आ गई और उसकी सांस